कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। आपके लिए कुछ लिखा था, फर्स्ट क्लास है। भूल जा अपने उस बीते हुए कल को। भूल जा अपने उस बीते हुए कल को, तू खुद पे विश्वास कर। भूल जा अपने उस बीते हुए कल को, तू खुद पे विश्वास कर। आने वाला कल तेरा खुद ब खुद बदलेगा, तू बस मेहनत कर अपने आज पे। तो मेरे प्यारे साथ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आपको फर्स्ट क्लास से, पहला क्लास से अंतिम क्लास तक आपको मेहनत करना है। और मेहनत इस कदर करना है, इस तरीके से करना है कि जब आपको आने वाला कल, जब आप 10th बोर्ड का एग्जाम 2027 में दोगे, तो तेरा सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा। अभी आपको पढ़ने में लिखने में बहुत सारी समस्या आएगी। इस समस्या को सिर्फ मेहनत करते जाना है, सिर्फ मेहनत करते जाना है, ताकि आने वाला कल आपको खुद ब खुद बदलेगा। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद, सभी को सत श्री अकाल। ये फर्स्ट क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। और फर्स्ट क्लास में आपको जो मैं बताने वाला हूँ, 10th बोर्ड, बिहार 10th बोर्ड का एग्जाम कौन करवाता है। आप अकेले ऐसे स्टूडेंट नहीं हो, आप अकेले ऐसे विद्यार्थी नहीं हो जो 10th क्लास के एग्जाम दोगे। हमारे बिहार में टोटल 38 जिले हैं। तो 38 जिले में जितने भी बिहार बोर्ड का स्टूडेंट रहते हैं, कि कुछ सीबीएसई बोर्ड का भी रहते हैं, कुछ अपने जिला से अलग स्टेट में चले जाते हैं, तो 38 जिला मिलकर लगभग कितना स्टूडेंट 10th बिहार बोर्ड का एग्जाम देते हैं। आखिर 10th में कौन कौन सा सिलेबस है मेरे प्यारे बच्चों, सब कुछ इसी में लिखा होगा। आप कितना मार्क्स लाओगे तो फर्स्ट आओगे, कितना मार्क्स लाओगे तो सेकंड आओगे, कितना मार्क्स लाओगे तो थर्ड आओगे, आप कितना मार्क्स लाओगे तो स्टेट टॉपर में रहोगे, और कितना मार्क्स लाओगे तो बिहार टॉपर बनोगे। तो सब चीज इसमें बारीकी से बताऊंगा। पूरे एक साल का निचोड़, आपको कैसे पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है, आपको सब चीज इसी क्लास में आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट क्लास में एक चीज और आपको बताऊंगा कि आपको लिखने नहीं आता है कॉपी में, कॉपी में आपको लिखने नहीं आता है, आपको जीरो, आप समझने में जीरो हो, लिखने में जीरो हो, तो एमआर क्लासेस बिहार में पहली बार एक अच्छा कॉन्सेप्ट, एक अच्छा थीम के साथ बैच लॉन्च किया है। आपका इसका प्राइस भी बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, तो मैं उम्मीद करता हूं और चलता हूं क्लास की ओर। सबसे पहले आपको एक खुशखबरी दे दें, बिहार में पहली बार एमआर क्लासेस पटना थ्री को दो टर्म कंडीशन में बांटा है। पहला टर्म कंडीशन क्या है, मैं आपको बताता हूं। अगर पूरा बैच, अगर आप पूरा बैच खरीदना चाहते हो, पूरा बैच खरीदना चाहते हो, तो आप 300 में खरीद सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। अभी ऑफर है, 300 में आप पूरा बैच खरीद सकते हो। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि एमआर क्लासेस से कोई एक बैच खरीदूं, तो आप 100 रुपया में कोई एक बैच खरीद सकते हो। कितना में? 100 रुपया में एक बैच खरीद सकते हो। अगर आपको लगता है मुझे मैथ्स पढ़ना है तो 100 रुपया में खरीद सकते हो। आपको लगता है मुझे साइंस पढ़ना है तो 100 रुपया में खरीद सकते हो। आपको लगता है कि विज्ञान पढ़ना है तो 100 रुपया में खरीद सकते हो। अगर आपको लगता है हिंदी पढ़ना है तो 100 रुपया में खरीद सकते हो, संस्कृत पढ़ना है तो 100 रुपया में खरीद सकते हो। अब बात हमारा अंग्रेजी का है। आप अंग्रेजी से कब तक भागोगे? सबसे आसान तरीका से बताया जाएगा, सबसे आप इजी, जब आपको इंग्लिश पढ़ाया जाएगा तो लगेगा यार कि ये जो सारा सब्जेक्ट है, सबसे आसान हमारा अंग्रेजी है। अंग्रेजी में पास होना, फेल होना, ये बात की बात है, लेकिन अंग्रेजी का एग्जाम देना कंपलसरी है। अंग्रेजी का मार्क्स नहीं जुटता है। लेकिन जब 10th पास करके 11th 12th में जाओगे, आपको वहां पे आपको इंग्लिश से फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको 10th में ही इंग्लिश पे ध्यान देना पड़ेगा। और इंग्लिश का फी मैं रखा हूं, सबसे कम रखा हूं 51 रुपया, सबसे कम रखा हूं मात्र 51 रुपया। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे बात को ध्यान से समझना है। हर एक बच्चा इंग्लिश से भागता है, लगता है 10th में सर इसका नंबर जुटता ही नहीं है, फेल हूँ पास हूँ कोई मतलब ही नहीं है, मैं क्या करूँ। आपको इंग्लिश पढ़ना है। मात्र 51 रुपया में मैं इंग्लिश पढ़ा दे रहा हूँ, और बाकी सब्जेक्ट 100-100 रुपया में पढ़ा रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि संस्कृत पढ़ो तो संस्कृत पढ़िए, हिंदी पढ़िए तो हिंदी, साइंस साइंस। आप पूरा का फी जो मेरा था मेरे प्यारे बच्चों 599 था, लेकिन मैं इसको घटाकर 300 किया हूँ। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, सचमुच में पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए 300 रुपया है। बैच को कैसे खरीदना है इसके लिए भी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। तो
इसमें आपको ध्यान देना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है और कैसे पढ़ना है। और आप चाहो तो पूरा भी खरीद सकते हो, आप चाहो तो कोई सब्जेक्ट भी खरीद सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इसका फीचर क्या है, आपको इसमें क्या क्या मिलेगा? तो मिलेगा लाइव क्लास, पहला क्लास मिलेगा लाइव क्लास। आप दोस्त के घर, परिवार के 10 दिन 5 दिन के लिए चले जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आपके रिकॉर्डेड बैच, जो लाइव क्लास चलेगा वो रिकॉर्डेड में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे आपको लगता है कि 10 दिन छूट गया क्लास, तो आप यहाँ पे रिकॉर्डेड बैच पड़ा रहेगा। आप वो जिस सब्जेक्ट का छूटा उस सब्जेक्ट पे आप जाओगे तो वहाँ देखोगे कि रिकॉर्डेड बैच यहाँ पे सेम क्लास पढ़ा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये सबसे आपके लिए फायदा है। क्रैश कोर्स, क्रैश बैच या क्रैश कोर्स, जो बच्चा AMR क्लासेस से बैच खरीदेगा, चाहे आप पूरा खरीदो चाहे आप एक सब्जेक्ट खरीदो, उसके लिए क्रैश कोर्स फ्री रहेगा AMR क्लासेस की तरफ से। पीडीएफ, पीडीएफ की बात है तो मेरे प्यारे बच्चों मैं समझा रहा हूँ। मान के चलिए ये मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया, मान के चलिए साइंस में मैंने प्रकाश पढ़ाया, ठीक है। तो टोटल चैप्टर पढ़ाने के बाद, टोटल टॉपिक पढ़ाने के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। आप पीडीएफ या तो वहां से निकाल सकते हो। पीडीएफ में क्या क्या रहेगा बताता हूँ। जितना भी कॉन्सेप्ट के साथ थ्योरी पढ़ाए हैं वो सब चीज रहेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव वो भी रहेगा। लघु उत्तरीय जो 2 नंबर का एग्जाम में आज तक पूछा गया है वो भी रहेगा। और दीर्घ उत्तरीय जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है वो भी रहेगा पीडीएफ में मेरे प्यारे बच्चों। तो पीडीएफ जब मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसके बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप किसी साइबर कैफे से निकाल सकते हो या तो इस पीडीएफ को अपने कॉपी में लिख सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों आप समझ गए होंगे, ठीक है। पीडीएफ, अब आ गया ऑब्जेक्टिव। मैंने अभी ऑब्जेक्टिव बताया कि पीडीएफ में ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। अगर कोई एक सब्जेक्ट में 200 300 400 500 जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आपको पीडीएफ के द्वारा आपको समझा दिया जाएगा। आपको क्लास में ही बता दिया जाएगा कि इसमें 100 ऑब्जेक्टिव है, आप इस तरीका से याद करना है, इस तरीका से लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हमारा फीचर है। एक आ गया डॉट क्लास। आपको कोई भी दिक्कत रहे तो डॉट क्लास में आप मैसेज या कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे यहाँ पे परेशानी है, यहाँ पे दिक्कत है, मैं आपको डाउट क्लास में बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों आप समझ गए होंगे मेरे बात को। तो अब आगे चलते हैं कि आप बैच कैसे खरीदोगे। एक समस्या है कि बैच कैसे खरीदोगे। तो बैच कैसे खरीदना है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे बात करते हैं। आइए, आपको दिख रहा होगा, चलिए आइए बैच को कैसे खरीदा जाए। सबसे पहले आप क्या करोगे, डाउनलोड कहाँ से करोगे, आखिर दिक्कत कहाँ पे आएगी, डाउनलोड कहाँ से करोगे। तो डाउनलोड करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है जो आपको बारीकी से मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम है इसलिए क्या कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आइए देखिए बैच को आप कैसे खरीदोगे। तो बैच को खरीदने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल लोगे, आप कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल लोगे तो एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर पहले से दिया जाता है। तो प्ले स्टोर एक ऐप्स है, इस पे जब ओपन करोगे तो इसमें आपको लिखना है, इसमें आपको क्या लिखना है मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको लिखना है AMR क्लासेस पटना, ये तीनों वर्ड को लिखना है, ठीक है। क्या करना है, ये तीनों वर्ड को लिखना है, AMR क्लासेस पटना। और जब प्ले स्टोर में जब लिखोगे और जब सर्च मारोगे ना तो नीचे में बहुत सारा आपका ऐसा एप्लीकेशन आएगा कि AMR क्लासेस पटना से बहुत सारा एप्लीकेशन आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों कुछ इस तरह का मेरा लोगो है, ध्यान से देखना है। ये हमारा क्या है, लोगो है। AMR क्लासेस पटना, बीच में क्या है, पेड़ का दिया हुआ है। तो इसी पे क्लिक करोगे और जब डाउनलोड होगा, जब एप्लीकेशन क्लिक करोगे, जब डाउनलोड हो जा तो डाउनलोड होने के बाद आपके सामने एक ऐसा फॉन्ट खुलकर सामने आएगा। अब यहाँ पे देखना है कि मोबाइल और पासवर्ड में आपको कुछ नहीं भरना है, तो आपको कहाँ पे भरना है, नीचे में एक न्यू यूजर है,
जब आप इस पे क्लिक करोगे मेरे प्यारे साथियों, तो वहाँ पे आएगा मोबाइल नंबर डालने के लिए, ईमेल एड्रेस, सिटी आपका, होम टाउन क्या है, जीमेल क्या है, नाम क्या है। तो जब सारा फिल कर दोगे, उसके बाद सबमिट मारोगे, तो आपका पूरा एप्लीकेशन क्या होगा, ओपन हो जाएगा। अब आप चाहो कि मुझे बैच खरीदना है, क्या खरीदना है, बैच खरीदना है, तो कैसे खरीदोगे। बैच खरीदने के लिए जब आप बाय करोगे किसी भी सब्जेक्ट पे, वहां पे देखोगे आप दो तरह का पेमेंट मैंने यहाँ पे दे रखा है। अगर आपके मोबाइल में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम हो, तो अपने मोबाइल से ही क्या कर सकते हैं, पैसा कटवा सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में कुछ ना हो, ना गूगल पे, ना फोन पे, ना पेटीएम हो, तो आप इसे कैसे खरीद सकते हो। तो एक स्कैनर का सुविधा दिया गया। ये स्कैनर को क्या करो, स्क्रीनशॉट ऐसे ले लो और अपने व्हाट्सएप से फैमिली को, घर के बगल वाले दोस्त यार को, किसी को बोल सकते हो भैया इस पे 100 रुपया एक सब्जेक्ट का पेमेंट कर दीजिए, आपको कैश दे देता हूँ। या तो किसी फैमिली के पास, अपने पापा मम्मी भाई बहन के पास भेज सकते हो। अगर बाहर में रहते हो, घर पे रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। आप किसी को बोलो अपने फैमिली को कि इस स्कैनर पे 100 रुपया डाल दीजिए, या तो इस स्कैनर पे 300 रुपया डाल दीजिए, और मैं बैच इसी तरह खरीद लूंगा। तो मैं खरीदने का तरीका मैं आपको बता दिया कि पेमेंट कैसे करना है। अगर आपके मोबाइल में अपने से फोन पे, गूगल पे, तो कटवा लीजिए, नहीं तो एक स्कैनर आएगा ऊपर में स्कैनर आएगा, नीचे में फोन पे, गूगल, तो इस पे क्लिक करोगे ऑनलाइन पेमेंट में, तो अपने मोबाइल से कटेगा। ऊपर क्लिक करोगे तो स्कैनर खुलेगा, तो स्कैनर को कहीं भेज सकते हो। तो मैंने सब्जेक्ट 100 रुपीज और पूरा सब्जेक्ट 300। इंग्लिश आपको पढ़ना है, नेसेसरी पढ़ना है, मात्र 51 रुपया में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ मेरे साथियों। एक बार आप कोई भी एक चैप्टर, एक क्लास, एक सब्जेक्ट पढ़कर देखो, 100 रुपया कोई ज्यादा नहीं है आपके लिए। चलिए आगे, मैं आपसे वादा, अब ये सारा बैच बता दिया हूँ, कैसे डाउनलोड करना है और क्या क्या फीचर है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अकेले ऐसे नहीं हो। क्या आप अकेले ऐसे नहीं हो जो बिहार के एग्जाम बोर्ड दोगे 10th क्लास का। आइए चलते हैं आगे। चलिए आइए मेरे प्यारे साथी। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे क्या कहता, आप अकेले ऐसे नहीं हो जो 10th का एग्जाम दोगे। ठीक है, आपके जैसे हमारे 37 जिला और हैं। मान के चलो कि आप पटना जिला से आते हो, तो पटना जिला के जैसे कितने 37 जिला और हैं जो कितना बिहार बोर्ड का 10th का एग्जाम देंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हम जो 10th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, हम अकेले नहीं है, हमारे जिले के जैसे 37 जिला और है। तो मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप आपका एक अकेला जिला नहीं जो आप 10th बोर्ड का एग्जाम दोगे, आपके जैसे कितने 37 जिला और है जो 10th बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे। तो हमारे बिहार में कितने जिले हैं, टोटल 38 जिले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान इस बात को रखना है कि 38 जिले में से कुछ जिले ऐसे होते हैं, कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड का मात्रा कम और ज्यादा रहता है। मान के चलिए मधुबनी को मैं लेता हूँ, मधुबनी जिला को मैं लेता हूँ, तो मधुबनी जिला में ऐसे हैं कि कुछ स्टूडेंट यहाँ सीबीएसई के होंगे और कुछ स्टूडेंट यहाँ बिहार बोर्ड के होंगे। तो इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कुछ स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के होंगे और कुछ स्टूडेंट बिहार बोर्ड के होंगे।
तो इसी तरह हमारे जितने भी 38 जिला में हैं, सभी जिला में कुछ स्टूडेंट बिहार बोर्ड के होते हैं और कुछ स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के होते हैं। तो इससे आगे 38 जिला के जो स्टूडेंट है, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, उससे आगे हम कैसे निकलेंगे, इसके बारे में भी आपको डिटेल बताएंगे। तो सबसे पहले इस बात को समझें, इस बात को ध्यान में रखना है कि आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे 37 जिला और हैं। जिस जिला में आप रहते हो, आपके जैसे 37 जिला और है जो बिहार 10th बोर्ड का एग्जाम देंगे मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि 38 जिला से आगे हम कैसे निकले, बिहार बोर्ड टॉपर कैसे बने, स्टेट टॉपर कैसे बने। तो इसके लिए बस दो ही कॉन्सेप्ट है। इसके लिए क्या है? दो ही कॉन्सेप्ट है। तो मैं पूरा बताता हूँ। इसके लिए दो ही कॉन्सेप्ट है। पहला जो है कि जो आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर के पास पढ़ रहे हो, जिस टॉपिक में, जिस चैप्टर में आपको लगे सर यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन है, आप बेहिचक पूछो। मतलब हर एक चैप्टर का आपका कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे बच्चों एकदम क्लियर होना चाहिए, कहीं तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरी यहाँ पे है रिवीजन। दूसरी यहाँ पे क्या है? रिवीजन। ठीक है, आपको रिवीजन अच्छे से करना है, हमेशा करते रहना है, डेली रिवीजन करते रहना है। तो जब ये दो काम करोगे, हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते जाओगे और डेली बाइज डेली रिवीजन करते जाओगे, तो फिर जितने भी 38 जिला है, ये सबसे आपको आगे निकाल देगा। जितने भी स्टूडेंट 38 जिला में बिहार बोर्ड के हैं, मैं सीबीएसई बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, उन सभी से आपको आगे निकाल देगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अब आप मास्टर या शिक्षक कहीं पढ़ रहे हो, कोचिंग ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी पढ़ रहे हो, आप अगर नहीं पूछे तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आप सभी बच्चों से पीछे आ जाइएगा। तो ये दो चीज हमेशा दिमाग में रखना है, हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कहीं किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन है तो सर से डायरेक्ट पूछिए। दूसरा है रिवीजन, आपको रिवीजन करते जाना है। अब आते हैं मुख्यालय। मैंने आपसे कहा था कि 10th बिहार बोर्ड का एग्जाम कौन करवाता है, इसको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ा मुख्यालय के बारे में आपको बता दूं। चलिए मुख्यालय क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आइए, जितना भी 38 जिला में काम होता है, जितना भी 38 जिला में हमारे काम होता है, 10th बिहार बोर्ड और 12th बिहार बोर्ड का, सब कहाँ से काम होता है? टोटल हमारा काम कहाँ से होता है? पटना से होता है। पटना से टोटल काम होता है। कहने का मतलब है कि जितने भी 38 जिला में जितने बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम देते हैं, एडमिट कार्ड कब जारी करना है, एग्ज़ाम का डेट कब फिक्स करना है, जब एग्ज़ाम हो गया तो फिर रिजल्ट का घोषणा कब करना है, जब आप रजिस्ट्रेशन फ़ी आपका कितना लगेगा, नहीं लगेगा, कम लगेगा, बेशी लगेगा, जब आपका मार्कशीट कब जारी करना है, सर्टिफिकेट कब जारी करना है, ये सारा काम कहाँ से होता है? सारा काम कहाँ से होता है? पटना से होता है। पटना से 38 जिला का जितने भी बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है, सभी का कामकाज कहाँ से होता है? पटना से होता है। अगर मान के चलिए आपका मार्कशीट भुला गया तो आप कहाँ जाओगे बनवाने के लिए? आपको पटना आना पड़ेगा। आपका एडमिट कार्ड किसी तरह गुम हो गया, भुला गया, कुछ हो गया तो फिर आपको पटना आना पड़ेगा, या तो फिर अपने टीचर के द्वारा भेजवाइए तो आप आइए। तो बिहार बोर्ड का सारा काम जिस जगह से किया जाता है या करवाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? मुख्यालय कहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। तो इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे मैं बताता हूँ। आगे मैं आखिर बिहार 10th बोर्ड का एग्जाम कौन कराता है, इस पे आपको अच्छे से समझाता हूँ। चलिए, अब यहाँ पे आपको दो चीज समझाऊंगा। आपको लिखने नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? आपको लिखने नहीं आ रहा कि सर पढ़ाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे, इसके बारे में आपको अच्छे से सिखाऊंगा। दूसरी बात है कि आपको आपको कैसे, कौन सा टॉपिक का नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स बनवाने के लिए एमआर क्लासेस सिखा, बिहार में पहली बार नोट्स कैसे आपको बनाना है वो कौन सिखाता है? एमआर क्लासेस। जितने भी टीचर है बिहार में, जितने भी पढ़ाते हैं, वो आपको नोट्स बनाने के लिए नहीं सिखाएंगे, वो अपना अपना पीडीएफ आपको दे देंगे, बात खत्म। कुछ टीचर हैं कि यहाँ पे कुछ वर्ड लिखेंगे, कुछ टीचर है यहाँ पे कुछ वर्ड लिखेंगे, और कुछ टीचर यहाँ पे कुछ वर्ड लिखेंगे, कुछ वर्ड नीचे लिखेंगे। आपको कंफ्यूजन होगा कि सर जो पढ़ाया मैं कैसे अपने कॉपी में लिखूं,
तो इसके लिए मैं एक अच्छा सा सिंपल सा तरीका लाया हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी देता हूँ। चलिए आइए, ये एक पेज है। एक पेज में जो मैं पढ़ाऊंगा उसको मैं कैसे लिखाऊं ये मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। अगर मान के चलिए इस पेज में जितना भी टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट उसको कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, सारा चीज बताने के बाद, सारा चीज लिखाने के बाद आपको ये सामने पीडीएफ मिलेगा, सामने या स्क्रीन पे आएगा कि अब आपको कैसे लिखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझना है और आगे चलना। चलिए आइए, मैंने आपसे क्या कहा था, 10th बिहार बोर्ड का एग्जाम कौन कराता है। तो ये अपने कॉपी, ये पेज है, ये पहला पेज है, इसी तरह अपने कॉपी में लिखते चलना है। ठीक है, अपने हाथों से मैं लिखकर इसलिए लाया हूं ताकि आपको फील ना हो कि मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो। मैं चाहता अगर मैं चाहता तो कंप्यूटर द्वारा प्रिंट करवा सकता था, लिखवा सकता था, बहुत अच्छे हैंडराइटिंग में लिखा सकता था, लेकिन नहीं करूंगा। आपको होना चाहिए कि अब कॉपी में कैसे लिखूं जैसे मैं लिखा हूं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का एग्जाम कौन कराता है, इसके बारे में आपको डिटेल बताने वाला हूँ। क्योंकि ये पहला क्लास है और आपको में सब चीज मालूम होना चाहिए, A to Z कैसे, कौन कौन सा सिलेबस है, एग्जाम कौन कराता है, पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले इसी तरह अपने कॉपी में आपको लिखना है क्लास 10th बिहार बोर्ड। इसका जो हिंदी होता है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा। मेरे प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा होता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। और डिलीट करूंगा, चाहूंगा आपसे। उम्मीद करता हूँ आपको ये दिख रहा होगा। तो सबसे पहले अपने कॉपी में क्या लिखना है, क्लास 10th बिहार बोर्ड, फर्स्ट पेज। जब आप स्टार्ट कर रहे हो 10th क्लास का पढ़ना, तो इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी दो। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का एग्जाम कौन कराता है, तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का एग्जाम कौन कराता है, अब इसके बारे में ध्यान से बता रहा हूँ। BSEB। अब यहाँ पे कह रहे हैं सर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, बिहार बोर्ड की परीक्षाएं कौन कराता है, तो यहाँ पे सर BSEB। आखिर BSEB है क्या, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। क्या इसका फुल फॉर्म होता है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। अब इसका जो हिंदी हुआ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। तो यही हमारा 10th बिहार बोर्ड का एग्जाम कराता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। अब बात समझ में आ गया। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। तो बिहार 10th बोर्ड का और 12th बोर्ड का, बिहार बोर्ड का एग्जाम कौन कराता है, तो हम सिर्फ 10th बता रहे हैं, तो आपको 10th में ही लिखना है बस। बिहार 10th बोर्ड का एग्जाम हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कराता है। इसका स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 1952 में। ठीक है, इतना आपको अपने कॉपी में लिखना है मेरे प्यारे साथियों। चले आगे, उम्मीद है आप इसको लिख लिए होंगे, आप इसको रोक कर भी लिख सकते हैं। आगे आइए, चलिए अब यहाँ पे देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मतलब BSEB का मुख्यालय का, मैंने आपको पिछला 2 मिनट पहले आप मुख्य को कहते हैं। ठीक है, ये जो BSEB है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय कहाँ, पटना। मुख्यालय का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, जिस जगह से बिहार बोर्ड का टोटल काम होता हो उसको क्या बोलते हैं, मुख्यालय कहते हैं। चलिए इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं। मैंने अभी आपको बताया था, मैं यहाँ पे आपको बताया था कि जिस जगह से बिहार बोर्ड 10th बिहार बोर्ड और 12th बिहार बोर्ड का टोटल काम होता है, ठीक है, तो कहाँ से काम होता है, पटना से टोटल काम होता है। जो भी काम काज, जो भी रूल रेगुलेशन, सारा काम पटना से होता है। तो जिस जगह से सारा काम काज किया जाता है, जिस जगह से सारा काम काज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, मुख्यालय कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों,
इस बात को आप समझ गए होंगे, मुख्यालय इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने कॉपी में ये लिखना है, ध्यान देना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी का मुख्यालय कहाँ है? पटना है। और मुख्यालय का मतलब आपको अच्छे से मैं आपको समझा दिया हूँ, बता दिया हूँ। अब आगे आइए। ठीक है, ये जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक संस्था है। संस्था समझते हैं? आपको डिटेल बताता हूँ। संस्था, ठीक है, क्या है? एक संस्था है। अब संस्था के बारे में आपको अच्छा से बताता हूँ, ध्यान समझिए। ठीक है, आखिर संस्था क्या होता है? आखिर जो संस्था होता है वो, उसमें 5 या 10 व्यक्ति, 5 या 10 व्यक्ति, ठीक है, 5 या 10 व्यक्ति मिलकर एक संस्था बनाते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपका ये गांव है। क्या है आपका? ये गांव है, गांव। तो गांव को विकास के लिए हम कहते हैं ना कि हम लोग मिलकर एक समाज बनाइए, जिसमें 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग साथ में एक संस्था बनाते हैं कि इस गांव के विकास के कैसे विकास करना है। जैसे 10, 15, 20 लोग हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा होकर एक समाज बनाते हैं। हम लोग के गांव में क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यही समाज, यही संस्था, ये पूरे गांव के विकास को निर्णय करेगा, विकास की ओर इस गांव को बढ़ाएगा। आखिर इस गांव में क्या क्या समस्या है उसको निपटारा करेगा। कहने का मतलब है कि इस गांव का सड़क कैसा है, ये संस्था तय करेगा कि इसको, इस सड़क को बनाना है। इस गांव में जितने भी घर में पानी, नल जल का योजना नहीं पहुंच पाता है, तो ये 10, 15, 20 लोग का जो कमेटी बना है, समाज बना है, जो संस्था बना है, ये डिसाइड करेगा किस घर में किस घर में कौन सा क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे निदान करना है, कौन डिसाइड करेगा? ये 10, 15, 20 लोग समाज, जिसको हम संस्था कहते हैं। तो उसी तरह जो हमारा बिहार बोर्ड का जो एक संस्था है, उसमें, बिहार बोर्ड का जो एक संस्था है, उसमें 5, 10 लोग रहते हैं। अब ये करते क्या है, इनका काम क्या है? जो रहते हैं उनका काम क्या है? ये डिसाइड करते हैं कि जितने भी बिहार बोर्ड, जितने भी बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड 10th क्लास का जितने भी नियम कानून होता है, जितने भी काम काज होता है, कैसे एग्जाम लिया जाए, कैसे क्या किया जाए, सब कौन डिसाइड करता है? ये जो संस्था है, संस्था में रहने वाले जो लोग हैं, 5, 10 लोग मिलाकर एक संस्था बनाया गया है, वो डिसाइड करते हैं कि हमको बिहार बोर्ड को कैसे अच्छे से एग्जाम लेना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कौन सा बुक होना चाहिए, कौन सा उस बुक में कौन सा कंटेंट होना चाहिए, कौन सा कहानी, कौन सा टॉपिक, कौन सा मैथ का होना चाहिए, कौन सा साइंस का होना चाहिए, ये सब डिसाइड कौन करते हैं? संस्था डिसाइड करता है। तो जो 5, 10 लोग मिलकर जो काम काज करते हैं ना, तो ही 5, 10 लोगों के समूह को क्या कहते हैं? संस्था कहते हैं, मेरे प्यारे साथियों। अब ये संस्था क्या बिहार सरकार के अधीन आता है? क्या आता है? बिहार सरकार, बिहार सरकार के क्या आता है मेरे प्यारे साथियों? अधीन आता है। बिहार सरकार के अधीन ये संस्था काम करती है। तो संस्था मतलब आप समझ गए होंगे, इसमें कौन कौन आदमी होते हैं, कौन मुख होते हैं, सब इसके डिटेल बताऊंगा। आइए, तो ये आप लिख लीजिए, बीएसईबी बिहार सरकार के तहत स्वायत्त संस्था है। अब ये संस्था में कौन कौन लोग होते हैं, इस बारे में आपको जानकारी देंगे। इसको आप लिख लीजिएगा, आगे चलते हैं। आइए, उम्मीद करता हूँ आपको ये दिख रहा होगा। चलिए, बीएसईबी मुख्य पदाधिकारी, इसमें मुख्य पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? नहीं, अभी आपको बताया कि 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग इसमें रहते हुए ही नियम कानून बनाते हैं। तो सबसे पहले जो इस संस्था में जो लोग रहते हैं, वो कौन कौन से लोग रहते हैं? तो देखिएगा, जो अध्यक्ष होते हैं, जो मुख्य अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जो अध्यक्ष होता है बिहार बोर्ड का, संस्था जो बिहार बोर्ड का जो कमेटी है, संस्था, उसका अध्यक्ष कौन होता है? एक आईएएस अधिकारी होता है, और ये नीति बनाता है। अभी दिखाऊंगा कि आईएएस अधिकारी कौन है फिलहाल। और ये बनाता है, नीति बनाता है, नियम बनाता है। यही आईएएस अधिकारी जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वो कलेक्टर बनेगा बबुआ,
पढ़ लिख के कलेक्टर बनेगा, तो यही क्या है, आईएएस अधिकारी को ही क्या बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं। जिला जिला जो डीएम होता है, जिला का डीएम, उसको क्या कलेक्टर भी कहते हैं और डीएम भी कहते हैं। ठीक है, तो यही जो डीएम होता है क्या करता है, वो डीएम रैंक का अधिकारी इसमें होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसमें आईएएस रैंक का अधिकारी अध्यक्ष होता है, जो नियम कानून बहुत अच्छे से बनाता है। और इसको नियम कानून को पालन करने के लिए कि उनके नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं, सचिव रहते हैं, संयुक्त सचिव रहते हैं, परीक्षा नियंत्रक रहते हैं। कहने का मतलब है कि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। ठीक है, अब मैं डिसाइड मैं करूंगा कि घर में क्या क्या होगा। मैं तो बोल दिया कि घर में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन उसको कौन संचालित करता है? या तो घर का छोटा भाई होगा, या तो छोटा बहन होगा, या तो माँ होंगे, या तो पिता होंगे। जब बड़ा बेटा घर का मालिक बन जाता है, तो मालिक का क्या काम रहता है कि इस घर में एक नियम कानून बना देना। अब उसको फॉलो जो करता है, उसके नीचे वाले लोग या तो उसके घर में रहने वाले लोग करते हैं। उसी तरह हमारे प्यारे बच्चों, जो बोर्ड 10th बोर्ड और 12th बोर्ड का जो एग्जाम कैसे होगा, इस तरह का नियम कानून बने, सब कौन डिसाइड करता है? अध्यक्ष डिसाइड करते हैं। अभी दिखाऊंगा कौन अध्यक्ष है। ठीक है, आईएएस रैंक के। अब इसके नीचे होते हैं सचिव, ये सुचारू रूप से चलाते हैं। मैंने कह दिया कि बिहार बोर्ड इस बार 10th क्लास जो है अच्छे समय पे एग्जाम चालू होना चाहिए और अच्छे समय पे खत्म होना चाहिए, और रिजल्ट है बहुत जल्दी लागू होना चाहिए। तो इस बात को पूरा करने के लिए सचिव रहते हैं, सचिव, संयुक्त सचिव रहते हैं, फिर परीक्षा नियंत्रक रहते हैं, और इन सभी नीचे वाले जितने भी लोग मिल के रहते हैं, वो सही सही ढंग से सही समय पे नोटिफिकेशन देते हैं, सही समय पे डिसाइड करते हैं कि कौन तारीख से एग्जाम होगा, किस तारीख तक होगा। ये सब नीचे वाला का काम रहता है। अब मैं आपको बताता हूं, तो अध्यक्ष आईएएस रैंक के अभी अधिकारी कौन है। चलिए आपको इसके बारे में दिखाता हूँ। अभी हमारा जो आईएएस अधिकारी है, रैंक है हमारा, देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा इन व्यक्ति को। आनंद किशोर नाम है इनका। ठीक है, अभी जो फिलहाल है, अभी जो 2026, आज हमारा 2026 का जो अभी 30 जनवरी 30 जनवरी 2026 का जो प्रेजेंट अधिकारी है, जो आईएएस अधिकारी हैं, आईएएस रैंक के अधिकारी, तो अध्यक्ष है बिहार बोर्ड का, वो कौन है? आनंद किशोर। कुछ देख लीजिए, इनको ध्यान से देखिएगा। ये आईएएस अधिकारी हैं, यही सारा नियम कानून बनाते हैं, और इनके नीचे वाला जो लोग रहते हैं वो क्या सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। कि सर ने ये बोला है कि इतना तारीख से एग्जाम होगा, सर मैं अनाउंस कर देता हूँ पूरे बिहार में। ठीक है, तो हमारे आनंद किशोर जी कौन है? आईएएस अधिकारी हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। यही क्या है? बिहार बोर्ड का अध्यक्ष है। चलिए, तो इसको आपको लिख लेना, ये फर्स्ट क्लास है, और फर्स्ट क्लास में आपको अच्छे से समझना है। फर्स्ट क्लास के आपको अच्छे से समझना है। अगर फर्स्ट क्लास अच्छे से समझ गए तो समझिए पूरा 10th अच्छे से आप समझ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको लिखते चलना है। चलिए आइए, तो बीएसईबी, बिहार बिहार स्कूल परीक्षा समिति, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का मुख्य पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? तो पहला क्या लिखना है हमारा? पहला लिखना है अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होते हैं? आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं। ठीक है, जो दूसरा सचिव होते हैं, ये सुचारू रूप से काम करवाने का काम करते हैं। तीसरा संयुक्त सचिव होते हैं, ये भी नीचे का टोटल काम है। ये परीक्षा नियंत्रक, इनका काम क्या है? परीक्षा को सुचारू और निष्पक्ष तरीके से आयोजित करवाना, एकदम अच्छे तरीके से। तो ये आपको लिख लेना है, ये पांचों। इसको वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। अब जो मैं आपको बताया कि इसका काम क्या क्या है, थोड़ा सा इसके, ये संस्था, बिहार बोर्ड एक संस्था है। अभी संस्था का काम क्या है? अपना काम स्वतंत्र रूप से करता है, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। अपने तरीके से नियम कानून बनाना, जितना भी अच्छे से अच्छा नियम कानून बने, 10th बिहार बोर्ड के लिए बनाते हैं। ठीक है, नियम बनाना, फिर फीस निर्धारित करना, आपका रजिस्ट्रेशन फी, एडमिशन फी, सरकारी स्कूल में कितना लगेगा, नहीं लगेगा, ये सब कौन डिसाइड करते हैं? हमारे संस्था के लोग करते हैं। परीक्षा कराना, आपको कब परीक्षा कराया जाएगा, नहीं कराया जाएगा, सब डिसाइड हमारे संस्था करता है। परिणाम घोषित करना, जब आपका परीक्षा हो गया तो उसका रिजल्ट कब आएगा, नहीं, कौन? ये संस्था करता है। तो ये इनका काम हो गया। और कौन कौन लोग रहते हैं, ये इधर हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है कि मेरे बात को आप समझ रहे होंगे। तो आपको अपने कॉपी में इसको लिखते चलना, इसको रोक कर लिख लीजिएगा। आगे आइए।
अब आपका जो पाठ्यक्रम है, आपका पाठ्यक्रम है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इसको भी आपको अच्छे से कॉपी में लिखना है। ठीक है, चलिए आइए, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। आप टेंथ क्लास में आप टेंथ क्लास में पढ़ना स्टार्ट किए हो, आपको जानकारी होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि टेंथ क्लास में आखिर कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। उसके लिए आपको डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले हमको पढ़ना है मैथमेटिक्स, बिहार बोर्ड बीएसीबी कक्षा 10वीं का पाठ्यक्रम या सिलेबस। तो 10वीं क्लास का जो सिलेबस है वो कौन कौन सा है, उस सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन सा सब्जेक्ट आते हैं, तो इसके बारे में आपको डिटेल बताने वाला हूँ, तो ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमारा आता है गणित। गणित को हम लोग मैथमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बताऊंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट में कितना नंबर आता है, थ्योरी में कितना नंबर आता है, कितना नंबर लाना होगा, सब डिटेल बारीकी से समझाऊंगा मेरे प्यारे साथियों। तो सबसे पहले आपको पहला जो सब्जेक्ट आता है वो गणित आता है, या तो पहला किसी को भी मान सकते हैं। तो पहला सब्जेक्ट क्या आ गया, गणित आ गया, जिसको मैथमेटिक्स कहते हैं। दूसरा सब्जेक्ट आ गया विज्ञान, जिसको हम साइंस कहते हैं। साइंस में 3 टॉपिक होते हैं, साइंस में 3 सब्जेक्ट आते हैं, साइंस के अंतर्गत 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहला आते हैं भौतिक विज्ञान, दूसरा आते हैं रसायन विज्ञान, और तीसरा आते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान को हम लोग फिजिक्स कहते हैं, रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं, और जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं। तो अपने कॉपी में इसी तरीका से लिखना है कि बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का सिलेबस या पाठ्यक्रम या सिलेबस। तो मैंने विज्ञान समझा दिया। आइए अब सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान को इंग्लिश में सोशल साइंस कहते हैं। इसमें 4 टॉपिक आते हैं, इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, या टॉपिक कहिए या सब्जेक्ट कहिए। अब आइए इतिहास। क्या बोलते हैं, इतिहास। इतिहास को इंग्लिश में हम लोग हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास को इंग्लिश में हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। दूसरा जो आता है ज्योग्राफी, दूसरा जो आता है भूगोल या ज्योग्राफी कहते हैं। अब ज्योग्राफी में ही आपदा, एक टॉपिक इसी में पढ़ना है, आपदा। इसको अलग नहीं पढ़ना, ज्योग्राफी में ही पढ़ना है आपदा। ठीक है, आपदा प्रबंधन। अब आता है नागरिक शास्त्र, इसको सिविक्स भी कहते हैं और प्यार से पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। तीसरा जो सब्जेक्ट आता है नागरिक शास्त्र, इसको सिविक्स भी कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, जो आपको प्यार से कहने का मन है आप कह सकते हैं। तीसरा है अर्थशास्त्र, इसको इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों समझ रहे होंगे। अब आगे आइए हिंदी। हिंदी जो हमारा, हिंदी में 2 टॉपिक आते हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना है, हिंदी में 2 टॉपिक आते हैं। मैं जब सिलेबस, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, आप वहाँ जाके देखिएगा, डिटेल देखिएगा। कि अगर मैं बताया हूँ कि अगर मैथ आपको पढ़ाने से पहले मैथ वाला टॉपिक में देखिएगा, तो मैथ के बारे में आप पूरा डिटेल बताया हूँ कि मैथ में कौन कहाँ से ऑब्जेक्टिव कितना नंबर का पूछता है, सब्जेक्टिव कहाँ से पूछता है, आप 90+ कैसे आप लाओगे एग्जाम में, पूरा डिटेल बताया हूँ, एकदम सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट। तो ये आज पूरा इंट्रोडक्शन में आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है। कि जब पर्सनल पर्सनल जहाँ मैं पढ़ाया हूँ अपना टॉपिक को, प्लेटफॉर्म जिसमें एमआर क्लासेस का जो हमारा जो एप्लीकेशन है, उस पर जब आप पढ़ोगे जाकर, उस पर आप टॉपिक वाइज पढ़ोगे, तो हर एक सब्जेक्ट का एकदम अच्छे से निचोड़, अच्छे से तोड़ तोड़ कर समझाया हूँ। अभी यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल समझा रहा हूँ क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है। हिंदी में 2 टॉपिक आते हैं, एक आते हैं व्याकरण। क्या आते हैं, व्याकरण। एक आते हैं व्याकरण और दूसरा आता है हमारा थ्योरी। ठीक है, उसी तरह हमारा संस्कृत में भी व्याकरण और थ्योरी आता है। जो बच्चा, इसमें ऑप्शनल है, जो बच्चा संस्कृत लेना चाहता है वो संस्कृत ले, और जो बच्चा उर्दू लेना चाहता है उर्दू ले सकता है। जैसे हमारे जितने भी हिंदू भाई बहन है सब संस्कृत लेते हैं, और जो भी हमारे मुस्लिम भाई बहन है सब उर्दू लेते हैं। एक आता है अदर, अदर सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं, जिसको कहते हैं नॉन हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। फिर एक आता है हमारा अंग्रेजी। संस्कृत में भी क्या, अंग्रेजी और सॉरी व्याकरण और थ्योरी पूछता है। आप समझ रहे हैं बात को। एक आता है अंग्रेजी, बहुत सारे अंग्रेजी को इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है,
बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी को इग्नोर करके चलते हैं। आप जब 10th क्लास से पास होकर जाओगे, कहीं कुछ लेटर लिखने के लिए आ गया, कहीं एप्लीकेशन लिखने के लिए आ गया, किसी से थोड़ा बहुत बातचीत करने के आ गया, तो फिर कहाँ जाओगे आप, किस तरह से आप उसको फेस करोगे? तो इंग्लिश सब चैप्टर से, इंग्लिश जो है ना, ये पांचों पांचों छह जो सब्जेक्ट है, सबसे आसान क्या है? इंग्लिश है। तो आपको इंग्लिश पढ़ना है, मात्र 51 रुपये में ही तो पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ। अगर पूरा सब्जेक्ट खरीदना चाहते हो तो टोटल 300 रुपया है, और इंग्लिश का मैं स्पेशल एक कॉमन रखा हूँ, बाकी सब्जेक्ट का 100 रुपया रखा हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, इस बात को अच्छे से समझना है, ठीक है? तो ये सिलेबस अपने कॉपी में लिख लीजिए, रोक कर लिख लीजिए। अब मैं इसके आगे बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितना नंबर का पूछता है, कितना नंबर का थ्योरी पूछता है। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए, उम्मीद है कि आप इसको रोक कर लिख लीजिएगा। आगे आइए। अब ये फर्स्ट पेज में जितना मैं लिखा हुआ था, मैं आपको टोटल समझा दिया। फर्स्ट पेज जितना लिखा हुआ था, टोटल आपको मैं समझा दिया। और इसी तरह अपने कॉपी में लिखना है। फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, ज़्यादा स्पीड नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो उसको 10 मिनट में बता के आपको निकल सकता था। तो मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देना है। फर्स्ट पेज में कैसे है, ये मैं नोट्स बनाने के लिए आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है? इसी तरह से मैं हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का इसी तरह से लिखवा दूंगा, लेकिन समझाऊंगा हम व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा हर एक टॉपिक को। ये इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैं सिर्फ बोल कर लिखवा दे रहा हूँ। तो इसी तरह से उम्मीद करता हूँ कि आप लिखिएगा अपने कॉपी में। चलिए, अब सेकेंड पेज पे चलता हूँ मैं, ठीक है? फर्स्ट पेज का आप उम्मीद करता हूँ कि टोटल लिख लिए होंगे। अब सेकेंड पेज पे चलता हूँ। आइए, इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दिया। आनंद किशोर अभी बिहार बोर्ड के अध्यक्ष हैं, यही सब नियम कानून लागू करते हैं। ये आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं। जो भी हमारा बोर्ड में जो मेन अध्यक्ष होता है, वो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, वही सारा डिसीजन करते हैं, सारा नियम कानून बनाते हैं। चलिए सेकंड, आइए। अब यहाँ पे सेकंड में बताने जाने वाला हूँ कि आपका जो सब्जेक्ट है आखिर कितना नंबर का पूछता है, इसको आपको ध्यान से समझना। देखिए, अब सेकंड पेज इस तरीका से आ गया। अब सेकंड पेज में इस तरीका से आपको लिखना है, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, उसी तरह सेकंड पेज में भी आपको लिखना है मेरे प्यारे साथियों। तो उसके लिए आपको, चलिए, क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इंट्रोडक्शन में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, अगर थोड़ा अधूरा बताऊंगा तो आपको मजा नहीं आएगा। आइए, सबसे पहले जो हमारा गणित, जिसको मैथमेटिक्स कहते हैं, वो कितना नंबर का पूछता है? 100 नंबर का पूछता है, ठीक है? 100 नंबर का पूछता है। पास मार्क कितना है? 30 मार्क्स है। पास मार्क कितना है? 30 मार्क्स है। अब ये टोटल का टोटल थ्योरी रहता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं रहता। तो इसमें क्या है, हमारा थ्योरी है, ठीक है? टोटल के टोटल थ्योरी रहता है, इसमें स्कूल से कोई प्रैक्टिकल नहीं दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, खाली है। अब आइए हमारा विज्ञान, जिसको कहते हैं साइंस। साइंस भी 100 नंबर का पूछता है। पास कितना में होना है? 30 नंबर में। अभी जो थ्योरी है, थ्योरी जो हमको एग्जाम में, थ्योरी क्या है? एग्जाम में, एग्जाम में जो हमको लिखने के लिए आता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, वो कितना नंबर का आता है? 80 नंबर का आता है। और जो भी हमारा प्रैक्टिकल, अगर आपके स्कूल से अच्छा संबंध रहे, टीचर से अच्छा जान पहचान रहा, तो ये हमारा 20 नंबर का प्रैक्टिकल है। 20 नंबर में कम से कम 19 नंबर आपको मिल जाएगा, ऐसे ही मुफ्त में मिलेगा। इसका कोई मतलब नहीं होता है प्रैक्टिकल का, ये मुफ्त में नंबर दिया जाएगा। 80 नंबर का कहाँ लिखना है? एग्जाम में लिखना है। एग्जाम में इसी में आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, इसी में सब्जेक्टिव आएगा, ठीक है? तो इसके बारे में आपको डिटेल बता रहा हूँ। फिर आइए सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान भी कितने नंबर का रहता है? 100 नंबर का रहता है। कितने नंबर में पास रहना है? 30 नंबर में पास रहना। हमारा जो थ्योरी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के जो हमको एग्जाम देना है, बोर्ड जिस स्कूल में एग्जाम देने जाएंगे, वो 80 नंबर का देना है। इसमें भी आपको 20 नंबर का स्कूल से मिलेगा। अच्छा जान पहचान रहा तो इसमें 20 में 19 आपको मिल जाएगा, ठीक है? अब आइए हिंदी उर्दू। जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, जैसे अधिकतर हिंदू लोग हिंदी लेते हैं और हमारे मुस्लिम भाई उर्दू लेते हैं, तो हिंदी और उर्दू भी कितने नंबर का रहता है? 100 नंबर का रहता है, ठीक है? इसमें भी पास मार्क कितना है? लेकिन इसमें थ्योरी 100 नंबर का। अब इसमें कोई हिंदी में प्रैक्टिकल नहीं रहता है। तो हिंदी जो हमारा है, ऑब्जेक्टिव भी रहता है और सब्जेक्टिव भी रहता है। ये हमारा बोर्ड में जिस जगह आप एग्जाम देने जाओगे, 100 नंबर का एग्जाम देखो, आप प्रैक्टिकल खत्म हो गया। सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, साइंस और सोशल साइंस। अब आइए हमारा संस्कृत।
संस्कृत भी 100 नंबर का रहता है, पासिंग मार्क्स 30 नंबर है, और ये थ्योरी 100 नंबर का, मतलब इसमें जो 100 नंबर का थ्योरी है उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के रहते हैं, तो इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। अब आइए इंग्लिश, इंग्लिश को सब लोग इग्नोर करके चलते हैं। ये जितने भी देख रहे हैं ना, पांचों छह सब्जेक्ट, सबसे सारे सब्जेक्ट से हल्का कौन सा है? इंग्लिश है। बस आपको पढ़ाने वाला सही आदमी होना चाहिए, ठीक है, आपको पढ़ाने वाला सही आदमी होना चाहिए। और इंग्लिश का फी मैं 51 रुपया रखा हूँ। तो अंग्रेजी जो है हमारे प्यारे बच्चों, कितने नंबर का पूछता है? 100 नंबर का, और पासिंग मार्क 30 नंबर का। अगर आप 20 मिनट, ज्यादा नहीं कर रहा हूं, डेली 20 मिनट आप इंग्लिश पे ध्यान दोगे तो आपको 80 नंबर, आपको 80 नंबर ऐसे ही आ जाएगा। डेली 20 मिनट ध्यान देना इंग्लिश पे, ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें आपको ग्रामर पूछता है, ग्रामर एकदम हल्का रहता है। ग्रामर में ट्रांसलेशन पूछता है, वॉइस पूछता है, नरेशन पूछता है, वर्ब एग्रीमेंट पूछता है, टेंस पूछता है। तो अगर अंग्रेजी में 20 मिनट भी आप डेली देते हो ना, तो 80 नंबर लाओगे, और मात्र 51 रुपया में इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए आगे, अब मैं आगे बात करूंगा कि कितना मार्क्स लाओगे तो आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड आओगे। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल बताता हूँ। अपना कॉपी में इसी तरह लिखना है, ये ऊपर वाला बता दिया हूँ, ऊपर में इस तरीका से लिखना है, अब सेकेंड में इसी तरीका से लिखना है। अब इसको जूम करता हूँ ताकि आपको नजर पड़ सके। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद डिटेल समझाऊंगा, उसके बाद डिटेल समझाऊंगा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखना। देखिए, ये आ गया डिवीजन, डिवीजन करने का मतलब है फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिवीजन। अब ये आ गया मार्क्स, कितना मार्क्स लाओगे तो फर्स्ट के लाओगे, कितना कितना नंबर लाओगे तो सेकंड के लाओगे, और कितना नंबर लाओगे तो थर्ड का लाओगे। अब ये आ गया परसेंटेज, परसेंटेज निकालने के लिए यूं ही सिखा दूंगा, एकदम टेंशन नहीं लेना यहाँ पे। अब ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप 300 नंबर लाते हो, 300 नंबर लाते हो तो फर्स्ट कहलाओगे। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे देखें, देखिए अगर आपको फर्स्ट लाना है तो टोटल सब्जेक्ट जो हमारा हो गया, टोटल सब्जेक्ट हमारा हो गया 6, ठीक है। अब इंग्लिश को हटा देते हैं, इंग्लिश को हटा देते हैं, इसका नंबर नहीं जुड़ता है, इंग्लिश को हटा देते हैं तो हमारा टोटल सब्जेक्ट हो गया 5। अब एक सब्जेक्ट 100 नंबर का आता है तो 5 सब्जेक्ट कितना नंबर का आएगा? एक सब्जेक्ट 100 नंबर का आता है तो 5 सब्जेक्ट कितना नंबर का आएगा? 500, ठीक है, 500। टोटल सब्जेक्ट 6, इंग्लिश को इसमें नंबर नहीं जुड़ता है, तो टोटल सब्जेक्ट कितना आ गया? 5। अब पाई एक सब्जेक्ट 100 नंबर का था, 5 सब्जेक्ट 500 नंबर का, ठीक है। फर्स्ट कब कहलाओगे आप? ध्यान से समझना, जब आप 300 नंबर लाओगे तो फर्स्ट कहलाओगे, 300 नंबर लाओगे तो फर्स्ट कहलाओगे। अगर 299 भी लाओगे तो फर्स्ट नहीं कहलाओगे। ऐसे जनरली मैंने कहीं देखा है कि अगर 295 नंबर आप लाते हो तो 5 नंबर देकर आपको फर्स्ट कर दिया जाता है। ये बिहार बोर्ड का नियम है, अगर 295 नंबर लाते हो तो 5 नंबर अपने तरफ से देकर उसको फर्स्ट कर दिया जाएगा, लेकिन 5 नंबर जोड़ेगा नहीं। तो जब आप फर्स्ट लाने के लिए आपको कितना नंबर लाना चाहिए? 300 नंबर लाना चाहिए। अब 300 नंबर लाएं तो 300 नंबर कितना परसेंट हो गया? परसेंट निकालने के लिए सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। टोटल एग्जाम में कितना नंबर? 500 नंबर। अब 500 नंबर में से हमको फर्स्ट आने के लिए कितना नंबर चाहिए? 300 नंबर चाहिए। तो आखिर 300 कितना परसेंट हुआ? तो टोटल जो हमारा एग्जाम होता है 500 के होता है, तो टोटल जो हमारा एग्जाम 500 के होता है उसको लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, टोटल हमारा एग्जाम 500 पे काउंट किया जाता है, होता तो 600 का है लेकिन इंग्लिश को नहीं जोड़ा जाता है, एक 100 नंबर हटा दिया जाता है। अब टोटल हमारा 500 पे जोड़ा जाता है, टोटल हमारा एग्जाम 500 का हुआ। अब 500 में हमको 300 लाना है, तब फर्स्ट कहलाएंगे। 500 में हम कितना लाना है? 300 लाना है, तो हम क्या कहलाएंगे? फर्स्ट कहलाएंगे। तो नंबर तो लेके चले आए हैं 300, लेकिन इसको हम कहेंगे कि कितना परसेंट लाएं। तो परसेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 100 से गुण, 2 जीरो से 2 जीरो कट किया, अब नीचे में 5 है। अगर 30 को काटेंगे तो 6 बचे 30, अब ये जीरो बच गया, तो टोटल कितना आ गया? 60%। इसका मेरे कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, या तो
300 नंबर कहिए या तो 60% कहिए, दोनों क्या है, इक्वल है। अब मैं आपको कहा कि आप एग्जाम में 10th बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंट लाएं, 60% लाएं। इसका मतलब है या तो 300 बोलिए या तो 60% बोलिए। अगर आपको कहेंगे कितना नंबर लाएं तो 300 नंबर लाएं, कितना परसेंट लाएं तो 60% लाएं। अब आगे चलिए, अब आप एग्जाम में 250 नंबर लाएं, कितना नंबर लाएं, 250 नंबर लाएं, कितना में से, 500 में से। अब इसको परसेंट में चेंज करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो कितना, 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो। अब ऊपर में 25 है, नीचे में क्या है, 5 है, तो 5 है 25, तो 5 1 जीरो बच गया, तो कितना आ गया, 50%। अगर आप क्लास में 250 नंबर तो कितना परसेंट आ गया, 50%। अगर आप अगर आप एग्जाम में कम से कम 300 नंबर लाओगे, कम से कम कितना, 300 नंबर लाओगे। अब 300 से ऊपर चले जाओ, 350, 400, 500 लेके चले आओ तो फर्स्ट ही कहलाओगे। अभी छोड़ दो इधर, टॉपर छोड़ दो, बिहार टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ। कम से कम अगर आप 300 नंबर लाओगे, या तो 301, 302, 304, 500 तक, तो ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट कहलाएगा। लेकिन परसेंटेज बढ़ते चला जाएगा, बात समझ रहे हो। अगर आप 400 नंबर लाओगे तो कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। 450 नंबर लाओगे तो कितना आ जाएगा। तो उसी तरह से आपको परसेंटेज बढ़ेगा जब यहाँ नंबर बढ़ेगा। तो ये जो 60% लिखे हैं ना, कम से कम 300 नंबर आना चाहिए फर्स्ट क्लास में, 300, 500 में से 300 आना चाहिए। और 300 से ऊपर जितना भी लेके चले हो, 450, 489, 490, फर्स्ट ही कहलाओगे। बिहार टॉपर, स्टेट टॉपर के नीचे में बात करूंगा, अभी सिर्फ फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ। मिनिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए, 60। चलिए, आपको सेकेंड डिवीजन लाने के लिए कम से 25 नंबर लाना होगा, कम से कम। और लास्ट 299, 225 और 200, लास्ट 299 भी लाइएगा ना तो सेकेंड डिवीजन होगा। अब 225 सेकेंड डिवीजन लाने के लिए कम से कम नंबर चाहिए 225, और परसेंटेज कितना चाहिए, 45। अब यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, सेकेंड डिवीजन लाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों कम से कम कितना चाहिए, 225। अब इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना परसेंट आएगा, तो 225 और टोटल हमारा 500 से कंपेयर किया जाता है। और इसको परसेंटेज में लाने के लिए 100 से कितना नंबर लाना है, 225। सेकेंड आने के लिए कम से कम 225, 224 भी नहीं, कितना में से, 500 में से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब ऊपर में बच गया 225। सिंपल एकदम भागा देके बता, हर एक नहीं, ठीक है। तो 5 चौको और क्या, 5 5 25 कट गया, ये कितना आ गया हमारा, 45% आ गया। तो यही चीज को आपको समझाना चाह रहे थे प्यारे साथी, कि परसेंटेज में कैसे निकालेंगे। तो कम से कम हमारा कितना आना चाहिए, 225। 225 और 299 तक अगर नंबर लाते हो तो आप सेकेंड कहलाओगे। कम से कम कितना परसेंट, कम से कम 45%, और अधिक से अधिक 59.99, इतना के बीच में अगर परसेंटेज आया तो आप सेकेंड कहलाओगे। अब आइए थर्ड। थर्ड आने के लिए कम से कम 150 नंबर चाहिए। मैं फेल बात करूंगा बाद में, ठीक है, फेल ये तीनों बताने के बाद फेल का बात करूंगा। थर्ड आने के लिए कम से कम कितना नंबर चाहिए, 150 नंबर चाहिए, और अधिक से अधिक 224। 150 और 224 या 224 से कम अगर आपको नंबर आता है तो आप थर्ड कहलाओगे। कम से कम 30%, अगर 150 को अगर परसेंटेज में बदलोगे ना तो 30% आएगा कम से कम। अब दिखा दे रहा हूं, टोटल नंबर कितना, 500, और कितना नंबर लाना है थर्ड आने में, 150। अब इसको परसेंटेज में चेंज करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 5 तिहाई 15, 1 जीरो यहाँ बचा हुआ तो कितना आ गया, 30%, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान से समझना है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट में कितना के बीच में लाओगे तो फर्स्ट कहलाओगे, सेकंड कितना के लाओगे तो सेकंड कहलाओगे, थर्ड कितना के बीच में कितना मिलाओगे तो थर्ड कहलाओगे। परसेंटेज भी मैं आपको निकालने के लिए सिखा दिया। अब यहाँ पे होता है फेल। अगर मान के चलो, मैं फेल का तो नाम ही नहीं लूंगा, मैं जितना भी बच्चे हो मैं कोशिश करूंगा कि एक भी फेल ना हो, इसलिए अपने जवान से फेल शब्द का नहीं निकाल रहा हूं। अगर मान के चलिए कि आपने 300 नंबर लाया, 300 नंबर लाया, और एक सब्जेक्ट में 30 नंबर से आपने कम लाया,
तो आप फेल भी हो सकते हो। ध्यान से समझो। अगर आपने लाया मेरे प्यारे बच्चों, किसी में 70 लाया, 80 लाया, किसी में 60 लाया, किसी में 75 लाया, और एक सब्जेक्ट में आप आ गया, तो 300 नंबर लाने का आपका कोई मतलब नहीं रह गया। आप यहाँ पे फेल हो जाओगे। अगर 30 नंबर से किसी सब्जेक्ट में कम लाए तो आप फेल हो जाओगे। मान के चलो कि चार चार सब्जेक्ट में आपको अच्छा अच्छा नंबर मिला है, 65 मिला, 75 मिला, 85 मिला, 70 मिला, 78 मिला, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद पांचवा सब्जेक्ट में आपको आपको मिल गया 27 नंबर या 28 नंबर मिल गया, तो कहने का मतलब है कि 300 350 नंबर लाने से कोई फायदा नहीं कहलाएगा, आप फेल कहलाओगे। इसलिए मैं फेल का चर्चा ही नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप कोई फेल मत होइएगा, और नहीं होना है, ठीक है। अब आइए, आगे आइए, ये अपने कॉपी में लिखते चलना। चलिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, आगे आइए। इसको पूरा ही थोड़ा जूम कर देता हूँ। चलिए, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। आप गुड कब कहलाओगे? गुड कब कहलाओगे? अब ध्यान से, गुड का कब का, जब 300 और 400 के बीच में अंक प्राप्त करोगे, 70 और 80% के बीच में, आप गुड की श्रेणी में रहोगे। चलिए, वेरी गुड कब कहलाओगे? जब 400 और 450 के बीच रहोगे तो वेरी गुड कहलाओगे, ठीक है। आप टॉपर, टॉपर, अब टॉपर में दो टॉपर आता है, एक स्टेट टॉपर, एक स्टेट टॉपर, एक बिहार टॉपर। आप समझ रहे हैं? दोनों वर्ड एक ही है। कहते हैं ना, बिहार टॉपर आया ये। और टॉप 10 में स्टेट, स्टेट मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? राज होता है। तो राज को दो तरीका से हम इंडिकेट करते हैं। अच्छा, स्टेट टॉपर आया 5वां पोजीशन, और एक आया अंडर 10, स्टेट अंडर 10 में ये लड़का आ गया। तो यहाँ पे दो चीज समझना, टॉपर कब बनोगे? आप लगभग, आप लगभग कम से कम 400, लगभग 470 और 490 के बीच में लाओगे नंबर, तो आप बिहार टॉपर के श्रेणी में आ सकते हो, स्टेट टॉपर के श्रेणी में आ सकते हो। अब यहाँ पे अंडर 10, स्टेट टॉपर के अंडर 10 में, कहने का मतलब हो तो ये तो एक लड़का आ गया 489 नंबर लाके, ये तो बिहार टॉपर बन गया। लेकिन अंडर 10, इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद जो 9 पोजीशन है, उसमें आने के लिए कम से कम आपको 450 प्लस लाना चाहिए, तब अंडर 10 में आएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कम से कम स्टेट टॉपर अंडर 10 में आने के लिए कितना? 450 से ऊपर, 455, 60, 65, 62, तब आप क्या कहलाओगे? अंडर 10 में टॉप आओगे, आपको बुलाया जाएगा वहां पे। चलिए, ये आपको लिख लेना, उम्मीद है कि आप इसे लिख लिए होंगे। ध्यान से समझना इस बात को, इसको आपको लिख लेना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, गुड, वेरी गुड और टॉपर, ताकि आपको जब एग्जाम दोगे तो सही सही समझ में आएगा। आइए आगे। आपको पढ़ना कैसे है, ध्यान से समझना। आपको अच्छा मार्क्स लाने के लिए पढ़ना कैसे है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अच्छे से डिटेल से समझाता हूँ। आइए, कम से कम आपका जो गणित है, मैथ है, कम से कम आपको 1.5 घंटा पर डे समय देना पड़ेगा, पर डे। और इसमें आप 90, 95, 100 में 100 ला सकते हो। बस दो चीज ध्यान रखना है, मैथ में रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, मैथ रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आपको हर एक चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है कि सर ये फॉर्मूला कैसे मतलब कैसे आया, इसको कैसे आपने बनाया, कॉन्सेप्ट क्लियर आपको रखना है। और इसको हमेशा पर डे कम से कम 1 से 1.5 घंटा समय देना है पर डे। मिनिमम तो 1 घंटा देना है, मैक्सिमम 1.5 घंटा। अब आ गया साइंस। साइंस भी है, कॉन्सेप्ट वाला चीज है, इसमें रटना बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कम से कम डेली 1 घंटा समय देना, मैं लिख दिया हूँ। अब आ गया सामाजिक विज्ञान, इसमें भी कम से कम डेली 1 घंटा समय देना है। अब आ गया हिंदी उर्दू, इसमें भी कम से कम 1 घंटा समय देना है। उसके बाद संस्कृत, इसमें भी 1 घंटा समय देना है। और मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश, आप 20 मिनट आधा घंटा भी समय दोगे ना, तो आपको 80 नंबर से कम नहीं आएगा मेरे प्यारे साथियों, 80 नंबर से
कम नहीं आएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि हम किस विषय में कितना घंटा समय दें, और ये समय कब देना है। कोचिंग के बाद जब आप ऑनलाइन क्लास करते हो, तो आप ऑफलाइन क्लास करते हो, तो जब क्लास खत्म हो गया सब्जेक्ट का, जो भी आप 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा का जो आप कहीं क्लास करते हो कहीं भी जाके, उसके बाद कर रहा हूँ, कोचिंग के बाद इन विषय पे कम से कम 1 घंटा मिनिमम आपको समय देना पड़ेगा, कम से कम 1 घंटा, तो आप 400 प्लस ला पाओगे। ठीक है। आप सोचोगे कि हमने कोचिंग में तो 3 घंटा समय दे दिया, अब इसको कुछ नहीं, जाके सो जाते हैं, तो फिर नंबर नहीं आ पाएगा। कोचिंग करने के बाद जो ऑनलाइन करते हो ऑफलाइन करते हो, उसके बाद भी रिवीजन करना है, आपको देखना है कौन सा सब्जेक्ट में कितना कितना घंटा समय दे, तब आप अच्छा नंबर ला पाओगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे बात को आप समझ गए होंगे। अब लास्ट में एक एक चीज समझाना चाहूंगा। हमारा जो भी होता है जनवरी जनवरी से लेके दिसंबर तक, ठीक है, जनवरी से लेके दिसंबर तक कितना महीना होता है, 12 महीना। हम जनवरी से जोड़ते हैं, फरवरी से लेके अगर फरवरी तक जोड़ेंगे, फरवरी से लेके अगर फरवरी तक भी हम जोड़ेंगे, ठीक है, फरवरी से लेके फरवरी तक भी हम जोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान समझना, इसमें भी 12 महीना होता है। ऐसे फरवरी में सबका एग्जाम होता है, तो हम जनवरी से दिसंबर जोड़े हैं, चाहे इसको जोड़िए चाहे इसको जोड़िए, बात बराबर है, तो उसके लिए सोचना नहीं है। ठीक है। आपके पास टोटल कितने, 12 मंथ है, टोटल कितने हैं, 12 मंथ है। ठीक है। पहला मंथ से, फर्स्ट मंथ से क्या है, पहला मंथ से अंतिम मंथ आपको 12 मंथ पढ़ना है, चाहे जैसे पढ़ो। मैं जनवरी से दिसंबर फिक्स नहीं किया हूं, आपको जैसे पढ़ना है 12 मंथ आपको पढ़ना है, फर्स्ट मंथ से लास्ट मंथ तक। ठीक है। आपको कंटिन्यू, आपको लगातार, ठीक है, आपको लगातार धीरे 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 पढ़ते ही जाना है, कहीं आपको डिले नहीं करना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, तब आप जाके 450 प्लस लाओगे। आप सोचोगे कि नहीं 12 मंथ तो है, 1 महीना चलो परिवार घर चले जाते हैं, 1 महीना चलो शादी में चले जाते हैं, 1 महीना चलो दोस्त यार के साथ पार्टी में चले जाते हैं, तो क्या होगा, आपका 300 में आप रह जाओगे, 300 प्लस में आप रह जाओगे। तो ये 12 मंथ है ना, आपको कंटिन्यू लगातार पढ़ते जाना है, ये नहीं सोचना है कि 12 मंथ में तो 2 महीना पढ़ेंगे 4 महीना छोड़ देंगे। तो मेरे साथियों, उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, और इसी तरीका से आपको लिखना है। ये दूसरा पेज मैं आपको दिया था, फर्स्ट पेज मैं आपको दिखाया, ये है फर्स्ट पेज, ठीक है, फर्स्ट पेज ये है, सेकेंड पेज ये है। ये 2 पेज आपको इंट्रोडक्शन क्लास में लिखना है, ताकि आपको दिमाग खुल सके कि इसमें क्या थ्योरी है, इसमें क्या थ्योरी है, इसमें क्या मार्क्स फर्स्ट लाएंगे, सेकेंड लाएंगे, थर्ड लाएंगे, टॉपर क्या होंगे, बिहार टॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सब चीज़ आपको बारीकी से बता दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आपको ध्यान देना यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे सारे बातों को समझ गए होंगे। और जो एमआर क्लासेस है, एमआर क्लासेस पटना, ये मेरा यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है, ये मेरा क्या है, यूट्यूब चैनल भी है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जाके आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। ये क्या है, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, एमआर क्लासेस पटना, एमआर क्लासेस पटना। उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने सहयोगी होंगे, जितने भी आपको जानते होंगे, यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस पटना पे जाके विजिट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये पहला क्लास था, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। पहला क्लास में आपको सब चीज़ बारीकी से समझाया, ठीक है, और जो मैंने आपको बोला था, ठीक है, खुद पे विश्वास रखना है, क्या करना है, खुद पे विश्वास रखना है, मेहनत लगातार करना है, आने वाला दिन अपने आप बदल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, और जितने भी हमारे अपने जान पहचान दोस्त यार है, सभी को इस वीडियो को शेयर कर देना। तो सभी को जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।